भगवान श्री राम का मुद्दा बहुत बड़ा था, पर वो भी लोगों ने दरकिनार कर दिया। भगवान प्रभु श्री राम को भी साइड में रखकर कास्ट को ऊपर रखा। जय श्री राम। मैं रवि सांखी। आज हर तरफ दो विचारधारा के लोग ही बात कर रहे हैं। पहली विचारधारा वो है जो कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस जीत गया है। दूसरी विचारधारा वो है जो कह रहे हैं नहीं, ये नरेंद्र मोदी जी की जीत है। इसमें पहले जो सोच के लोग हैं वो कह रहे हैं यहां इंडिया अलायंस जीता है और नरेंद्र मोदी की हार हुई है, नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। 1962 के बाद में पहली बार किसी गठबंधन को तीसरी बार मौका मिला है, एनडीए को तीसरी बार मौका मिला है सत्ता में रहने का। आज तक आजादी में 60 सालों में नहीं हुआ ऐसा। और उसमें भी यदि हम यूपीए की बात करें तो यूपीए में कांग्रेस के पास में 150 सीटें 200 सीटें हुआ करती थी। 200 तो बहुत ज्यादा है, और उसने गठबंधन की सरकार बनाई है। और यहां बीजेपी के पास में 240 प्लस सीटें हैं, यहां एनडीए के पास में 295 सीटें हैं। और ये 90 सीटों वाले, 95, 97, 98 सीटों वाले कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, आज का दिन जरूर उन कार्यकर्ताओं के लिए थोड़ा सा दुख का हो सकता है जो नरेंद्र मोदी जी को पसंद करते हैं, जो बीजेपी को पसंद करते हैं। पर आज का दिन दुख का नहीं है, आज का दिन सच में सेलिब्रेट करने का है, बहुत बड़े लेवल पे खुशी मनाने का है। क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 10 साल कोई सरकार रहे और उसके बाद में वो वापस आ जाए। ये ट्रेंड विदेशों में भी नहीं है, बड़े बड़े देशों में भी नहीं है। वहां भी दो सरकारों के बाद में तीसरी बार सरकार चेंज हो ही जाती है। बहुत कम ही देश हैं जहां कंटिन्यू प्रधानमंत्री रहते हैं, और उन्हीं में ही अब हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। यहां पे कॉन्फिडेंस कम करने की जरूरत नहीं है बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, और जो बीजेपी को पसंद करते हैं उन्हें। एक उदाहरण से चीज समझाता हूं। मान लीजिए कोई 2 स्टूडेंट है और एक लेके आता है 90% और एक लेके आता है 40%। अब 40% वाला खुशी मना रहा है, और 90% वाले को यह कहा जा रहा है कि आप 95, 98 नहीं लेके आए। ये वही बात है जहां पे बीजेपी 295 सीटें लाने के, एनडीए 295 सीटें लाने के बाद भी विपक्ष द्वारा यह कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। वहीं ये खुद 95, 97 सीटों पे है। पूरा कुनबा एकजुट होने के बाद भी 230-35 ही सीटें लेके आया है। पूरा कुनबा एक होने के बाद भी, जिसमें सभी गठबंधन आ गए, बड़े बड़े सब इकट्ठे होने के बाद भी ये 230-35 ही लेके आए हैं, तो भी बीजेपी की इनसे ज्यादा है, 242, एनडीए 295। बीजेपी यहां, गठबंधन यहां पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहा है। पर क्या कभी कभी क्या होता है कि हम जब उम्मीद ज्यादा कर लेते हैं और वो परिणाम जब हमारे पास में नहीं आते हैं तो हमेशा हमें दुख होता है। ये हमारी पर्सनल लाइफ में भी होता है, ये समाज में भी होता है, ये परिवार में भी होता है, और ये आज देश में भी हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी की ये जीत, नरेंद्र मोदी जी की जीत के बाद भी कार्यकर्ताओं की नाराजगी, कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं है, तो ये सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है। क्योंकि जब कोई इंसान तीसरी बार सरकार में आता है और तीसरी बार यदि उसे बहुमत भी नहीं मिलता है और कम भी रह जाती है, तो भी वो सेलिब्रेशन बहुत शानदार तरीके से करते हैं, कोई भी सरकार हो जाए। यहां नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार सरकार बन रही है, बन गई है, तो भी उनके कार्यकर्ता नाराज हैं कि जितनी मेहनत की थी उतनी सीटें नहीं आई।
तो ये एक तरीके से बहुत बड़ी जीत है हमारी। बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा है, पिछली बार 36% था, अब की बार 39% है। बहुत जगह हम बीजेपी ने अच्छा किया है। उड़ीसा में लोकसभा विधानसभा में दोनों में क्लीन स्वीप किया है बीजेपी ने। मध्य प्रदेश ने कमाल किया है, बिहार ने कमाल किया है, अरुणाचल प्रदेश में कमाल हुआ है, आंध्रा में कमाल हुआ है। बीजेपी ने उन जगहों पे कमाल तो किया ही है जहां उससे लॉस हुआ है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की मैंने मेरे पिछले 2 वीडियो में कहा था कि राजस्थान की राजनीति मुझे समझ नहीं आ रही है। सच में मुझे राजस्थान की राजनीति समझ में नहीं आ रही है कि ऐसा क्यों हुआ है। अब रीजन थोड़ा एनालिसिस करने के बाद में, थोड़े समझने के बाद में, अब सिचुएशन थोड़ी क्लियर हुई है माइंड में कि ऐसा क्यों हुआ है। यूपी जो सबसे बड़ा सरप्राइज दिया है यूपी ने, जहां 30 से 35 सीटें ही बीजेपी को मिली है, पिछली बार 62 सीटें थी, 60 सीटों का अनुमान था, वहां सबसे बड़ा लॉस यूपी ने दिया है। वहां ऐसा क्यों हुआ, हरियाणा में ऐसा क्यों हुआ? सबसे बड़ी बात, जिसके इर्द गिर्द भारतीय जनता पार्टी की राजनीति घूमती है, जो वहां का केंद्र बिंदु है अयोध्या, वहां बीजेपी हार गई है। क्यों? इसके 2 कारण है। अयोध्या के नहीं कह रहा, अयोध्या के भी, राजस्थान के भी और यूपी के भी, जहां जहां ये हारे हैं उनके 2 कारण है। एक, उम्मीदवार के लिए एंटी करेंसी होना। इस एंटी करेंसी में भी 2 घटक महत्वपूर्ण है। पहला, ये उम्मीदवार वो नहीं है जिन्हें जनता पसंद कर रही है या कंटिन्यू वहां के लोकल लीडर हैं या जनता से जो जुड़े हुए थे। अब की बार सीट बंटवारे में ऐसा हुआ कि उन्हें दरकिनार करके किसी दूसरे पर्सन को टिकट दी गई। ठीक है, पर उसमें भी एक महत्वपूर्ण बात यह हो गई कि जिसे टिकट नहीं मिली वो पूरा खिलाफ हो गया जिसे टिकट मिली है। आप राजस्थान में हर जगह यह देख सकते हैं, और इसका स्पष्ट बड़ा उदाहरण दौसा है, जो ये बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई साफ पता चली, और यही यूपी में हुआ। अयोध्या के जो उम्मीदवार हैं, लालू है या कालू है, जो भी अयोध्या के जो उम्मीदवार हैं, उस उम्मीदवार की जनता से नाराजगी स्पष्ट देखी जा सकती है, फिर भी टिकट दिया गया। तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कारण था। पर ठीक है, हार के बाद में समीक्षा करना बहुत जरूरी है कि ये क्यों है। जो सीटें हारे हैं वहां समीक्षा करना बहुत जरूरी है कि क्यों हारे, पर जीत का जश्न मनाना भी बहुत जरूरी है। कांग्रेस की शक्ति बड़ी है, सीटें बड़ी है, नो डाउट, पर इससे 2 चीजें अच्छी हो गई है, जो ये पूरे भारत में, और जहां तक मुझे लग रहा था कि पूरे दुनिया में एक भारत की इमेज खराब करेंगे ईवीएम को लेके, इस लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र को लेके, वहां के जो चुनाव की प्रक्रिया है उसे लेके बहुत बड़ा एक ये अभियान चलाने वाले थे। यदि बीजेपी क्लीन स्वीप कर जाती तो चलो, इससे ये अच्छा हुआ है, इससे एक तीर से कुछ सही हो गया है। जैसे पहला कि कांग्रेस अब बोलना छोड़ देगी कि चुनाव आयोग ने गड़बड़ की है, नहीं, चुनाव आयोग अब एकदम सत्य साबित होगा। दूसरा, ईवीएम मशीन बच गई, ये नहीं कहा जा रहा कि उसने गड़बड़ की है, वो भी बच गई। तीसरा, जो भारत की इमेज दुनिया में खराब होनी थी वो बच गई। चौथा, नरेंद्र मोदी जी तो वापस आ ही गए, उनकी सरकार वापस बन ही गई। तो ये एक चीज से कुछ निशाने हो गए। और एक 5वां पॉइंट यूनिक वो बताता हूं, हो सकता है ये छोटी हार, इसे छोटी हार बीजेपी की जरूर कहूंगा मैं, ये छोटी हार बीजेपी को बहुत कुछ सिखा देगी। या तो 2029 तक बीजेपी का अंत प्रारंभ हो जाएगा, या फिर बीजेपी अपने आप में कुछ ऐसे सुधार करेगी जो गलतियां, देखो कभी भी किसी पार्टी की हार होती है तो 2 ही कारणों से, या तो वो सरकार गलत है या फिर उसने गलतियां की।
2012 में जन आंदोलन हुआ कांग्रेस के खिलाफ, मोदी जी जीते, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तो वो सरकार गलत थी। क्यों? उन्होंने घोटाले किए थे, अनाप शनाप चीजें हुई। इन 10 सालों में ना घोटाला हुआ, ना कोई भी बमबाजी हुई, ना कोई बड़ी घटना हुई, दुर्घटना हुई। तो इतनी सीटें कम क्यों? क्योंकि सरकार ने कुछ गलतियां की है, जहां तक मुझे लगता है सीट वितरण की गलतियां हैं, ये जातीय समीकरणों को समझ के टिकट देने की गलतियां हैं ये। और जो एक बहुत बड़ा भाग है ओबीसी, दलित, पिछड़े जातियों का, जो आरक्षण का मुद्दा उनके बहुत नजदीक है, आरक्षण का मुद्दा आरक्षण उनके बहुत नजदीक है, उसको वो विपक्ष बनाने में सफल रहा कि आरक्षण मोदी खत्म कर देगा यदि 400 सीटें आ गई तो। और इसका डर उन्हें लगा कि हो सकता है यदि बीजेपी की 400 सीटें आ जाए तो आरक्षण खत्म कर देंगे। तो मुझे लगता है कि ये कुछ फैक्टर रहे हैं, पर जीत का जश्न मनाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्लास का वो टॉपर है जो तीसरी बार जीता है, तीसरी बार अच्छे मार्क्स लेके आया है। पहली बार 90, दूसरी बार 85, अब की बार 80% है, पर टॉपर है। हाँ, ये 40% वाले जो 45% ले आए हैं वो खुश हो सकते हैं, पर वो 85 वाले को ये नहीं कह सकते कि अब हमारी क्लास में नहीं बैठोगे, क्लास उसी की रहेगी, मॉनिटर वो ही रहेगा, तो सत्ता पे काबिज बीजेपी ही रहेगी और नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री रहेंगे। अब इसमें मैं एक अलग एंगल देखता हूं मैं। जैसे कांग्रेस अभी 230 पे 235 पे है और ये कह रहे हैं कि हम सरकार बना सकते हैं। मैं कहता हूं कि मोदी जी आप इस्तीफा दीजिए, इस लिहाज से इस्तीफा दीजिए, कह दीजिए कि मुझे पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। नरेंद्र मोदी जी को यह कह देना चाहिए कि मैं पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं लेके आया, तो मैं इस्तीफा दे रहा हूं, बनाने दो इन्हें सरकार, बनाने दो कांग्रेस को, इनके गठबंधन को, इंडिया अलायंस को सरकार। कैसे चलाएंगे ये सरकार? सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन बनेगा उसका, ये 6 महीने तक मैं गारंटी लेता हूं ये सरकार नहीं बना पाएंगे, राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा। इन्हें डिसाइड नहीं होगा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा और कैबिनेट में कौन रहेगा। तेजस्वी रेल मंत्री बनेंगे, ममता बनर्जी होम मिनिस्टर बनेगी, कौन लेगा ये मंत्रालय? कैसे चलेगी इनकी सरकार? सरकार बना लेते हैं ये। जुलाई से जो इन्होंने 8,500 हर महीने देने का वादा किया है, वो महिलाएं खड़ी हो जाएगी, दीजिए इन्हें। अगले ही महीने अगस्त में किसान बोल पड़ेंगे हमें एमएसपी दीजिए इन्हें। ये कैसे सरकार चलाएंगे? 1 साल भी इनकी सरकार नहीं चलेगी। जनता को एहसास होगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, किन को वोट दे दिया है। मेरा मानना है दे देना चाहिए इस्तीफा, बनाने दो इन्हें सरकार, पता चलने दो जनता को जो 10 साल पहले हो रहा था उससे भी भयानक कि क्या करेंगे। मजाक कर रहा हूं, कहीं ये बात सीरियस ना ले जाना। इनकी सरकार नहीं बनानी है, हमें नहीं करना है 1 साल, 1.5 साल, 2 साल खराब। मोदी जी ही हमारे प्रधानमंत्री हैं और रहने चाहिए, क्योंकि अभी देश उस गति से चल रहा है जिस गति से देश को चलना चाहिए था। पर ठीक है, अब की बार लोगों ने कम विश्वास किया है, पर यहाँ विश्वास की बात नहीं है, यहाँ है वोट देने की बात। मुझे लगता है जिन्होंने वोट दिया है उन्होंने तो लमसम बीजेपी को दिया ही होगा, पर बहुत बड़ा एक बीजेपी का समर्थक वोट देने से अछूता रह गया। वो घर से निकला ही नहीं, या फिर उसने लापरवाही की है वोट देने में, क्योंकि वरना ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत बड़ा तबका बीजेपी का वोट दे और फिर भी ये हालात रहे नहीं। अब इसका दूसरा यदि पहलू देखते हैं हम, तो उन्हें या तो रोका गया है, जहां जहां एंटी कमेंसी थी वहां वहां रोका गया है कि वोट नहीं देना, हरा दीजिए बीजेपी को। क्यों? हमारा उम्मीदवार नहीं जीता है, हमारे उम्मीदवार को टिकट नहीं मिली है,
तो नहीं देना वोट, या ये हुआ है। तो ऐसे लोगों पर अब कड़ी कार्रवाई, निगरानी रखनी पड़ेगी बीजेपी को, क्यों ये लोग ज्यादा खतरनाक है, ये लोग विपक्ष से ज्यादा खतरनाक है। दूसरा, वोटों का चयन करने के मामले में भी बीजेपी को अब ध्यान देना होगा, क्यों ऐसे लोग, ये नहीं तो वो कहीं ना कहीं खड़े हो जाएंगे, नए उठ खड़े होंगे। तो जहां तक मुझे लगता है उम्मीदवारों के चयन में बीजेपी को अब संभलना होगा। तीसरा मुद्दा, इतना सब कुछ करने के बाद भी राम मंदिर का निर्माण, धारा 370 हटाने के बाद, आतंकवादियों की कमर तोड़ने के बाद, मतलब दुनिया में एक भारत की एक गौरवपूर्ण प्रतिष्ठा बनाने के बाद भी यदि हम लोगों ने वोट नहीं दिया है या घर बैठे रहे हैं या और किसी को दे दिया है, कि कोई भी फैक्टर हो, तो ये हानिकारक है। मुझे लगता है इस चीज से एक सबक सरकार को, केंद्र सरकार को, मोदी जी को लेना चाहिए कि जनता किसी की भी नहीं है। जनता को सिर्फ और सिर्फ, हाँ ठीक है, जनता पसंद करती है बीजेपी को, करती रहेगी, पर जब तक वोट नहीं देगी जनता, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बातें कितनी ही कर लो, वीडियो मेरी तरह कितनी भी बना लो, जब तक वोट नहीं देगी जनता तब तक कुछ नहीं बनना। और मुझे लगता है कि जब तक चुनाव से पहले कोई ऐसा बड़ा काम नहीं होगा जो पूरी दुनिया में, जो पूरे भारत में सबके मुंह पर नहीं बोलेगा, जैसे सबके मुंह पर एक ही बात होनी चाहिए, उसी काम की चर्चा, तब वो वोट कन्वर्ट होगा बीजेपी में। 2014 में जैसे सबके जवान पर एक ही जवाब था कि हमें नरेंद्र मोदी चाहिए क्योंकि सरकार ने बहुत घोटाले किए हैं, हमें नरेंद्र मोदी चाहिए, उस समय एक आंदोलन था। 2019 में सबके मुंह पर सबके देशभक्ति की भावना उमड़ रही थी, एयर स्ट्राइक हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। जब तक चुनावों से पहले कोई बड़ा काम नहीं होगा, तब तक मुझे नहीं लगता भारत जैसे इतने बड़े विशाल देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बन सकती है। तो हाँ, अब बीजेपी को, मोदी जी को ये बहुत ज्यादा सोचने की बात है कि वो ऐसा क्या मुद्दा हो सकता है, ऐसा क्या पॉइंट हो सकता है जो चुनावों से पहले सबके दिल, दिमाग और मुंह पर हो, सब एकजुट हो, जहां कास्ट ना हो। भगवान श्री राम का मुद्दा बहुत बड़ा था, पर वो भी लोगों ने दरकिनार कर दिया। भगवान प्रभु श्री राम को भी साइड में रखकर कास्ट को ऊपर रखा, तभी ये हाल है। वरना भगवान श्री राम का यदि मुद्दा सबके जवान पर होता, यदि ये होता कि मोदी जी भगवान श्री राम को वापस विराजमान कर दिया है मंदिर में, तो आज मोदी जी 350-400 पार होते। क्यों एनडीए बहुमत में होती, क्यों बीजेपी बहुमत में नहीं है? इसीलिए कि जनता ने भगवान श्री राम के मुद्दे को दरकिनार कर दिया और जातीय समीकरणों में फंस के खड़ी रह गई। तो ये भी समझ में आता है कि नहीं, ये मुद्दा भी नहीं, मतलब मंदिर का मुद्दा भी नहीं। तो ऐसे क्या मुद्दे हैं जो पूरे देश में सबके दिल, दिमाग, मुंह पर रहें चुनावों से पहले? वो मुद्दा सोचना होगा, वो मुद्दा, उसमें उसी के बिहाफ पर चुनाव लड़ना होगा यदि पूर्ण बहुमत चाहिए तो। अभी सरकार बीजेपी की बन चुकी है, 5 साल ये सरकार स्थिर चलेगी। और जहां तक एक अलग पॉइंट और करता हूं, व्हाट इफ में बीजेपी की 245 है, पूर्ण बहुमत के लिए चाहिए 272, मतलब घूम फिरा के यदि डिजिट माने तो 25 सदस्य कम है। मुझे लगता है मोटा भाई ने कुछ तो सोचा होगा, क्योंकि हम जैसों के दिमाग में यदि ये चीज आती है कि क्यों न 25 का समर्थन ले लिया जाए। मुझे नहीं लगता मोटा भाई के लिए बहुत मुश्किल है 25 का समर्थन लेना, उन्हें बीजेपी में ज्वाइन करवाना और एक पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार डन। तो मोटा भाई ने कुछ तो सोचा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मोटा भाई इतने शांत रहें।
और दूसरा, मोदी जी ने अपने स्पीच में कहा है कि इस टर्म में बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे। अब गठबंधन की सरकार है तो थोड़ा ये डाउट है कि बड़े फैसले लिए जाएंगे या नहीं, चलो ये समय बताएगा। पर मोदी जी ने कहा ये समय भ्रष्टाचार पर बहुत ज्यादा लगाम लगाने का समय है। तो आप समझ सकते हैं मोदी जी ने क्या इशारा किया है। स्पष्ट तौर पर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जो भारत की राजनीति के लिए खतरा हैं, और सबको पता है कौन है वो पार्टियां, कौन है वो लोग। अब मोदी जी को मुझे लगता है कि थोड़ा तानाशाह होना होगा, क्योंकि सोच के देखिए जिस पार्टी का 2019 में सिर्फ 55 सीटें थी, फिर भी उसने कितना बड़ा माहौल क्रिएट कर दिया, और अब तो वो पावर में है। पावर में मतलब सत्ता में नहीं है, उनकी शक्ति बढ़ी है। सोचिए अब वो इन 5 सालों में जैसे चुनाव 2029 के आएंगे तब और क्या माहौल क्रिएट कर देंगे। अब मोदी जी को थोड़ा तानाशाह होना होगा। यदि विकसित भारत का सपना उन्हें साकार करना है तो अब तानाशाही की जरूरत है। ये तानाशाही जनता के लिए पॉजिटिव है, उन देशद्रोहियों के लिए और उन लोगों के लिए जो भारत के लिए खतरा है, उनके लिए ये हानिकारक है। तो आज का दिन सच में इतिहास में बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हुए भारत देखेगा, दुनिया देखेगी। तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। आपको एक अलग पॉइंट बताता हूं मैं, जो मेरे से रिलेटेड है। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए यूट्यूब पर ठीक है, आपसे मैं मेरी लमसम बातें शेयर करता हूं, तो ये भी बता रहा हूं। मैंने मेरे बाल बढ़ाए। मैं पहले छोटे बाल रखता था, बाल मैंने इसलिए बढ़ाए, मैंने ये चीज 1.5 साल से कर रहा हूं मैं 1.5 साल पहले ये मेरे मन में ये चीज आई कि क्यों न अपने बाल बढ़ाते हैं। और जब अपनी एक कोई मांगी हुई मुराद या मांगी हुई इच्छा पूरी हो जाती है तो हम हिंदू प्रथा में हम अपने बाल चढ़ा देते हैं, बाबा को दे देते हैं। तो मैंने ये चीज सोची थी कि उस समय 400 का इतना नहीं था कि 400 पर, उस समय सिर्फ पूर्ण बहुमत का था, बीजेपी पूर्ण बहुमत, एनडीए नहीं, बीजेपी पूर्ण बहुमत। मैंने सोचा था यदि बीजेपी पूर्ण बहुमत ले आएगी, सरकार बना लेगी, तो मैं उस समय मेरे जितने भी बड़े बाल होंगे मैं वो दान करूंगा या चढ़ा दूंगा, जैसा भी शब्दों में कहूं। मैं पिछले 2-3 दिनों तक बिल्कुल आश्वस्त था कि करना है, ये करना है, ये करना है। मंगलवार को नहीं कर सकता, बुधवार को करूंगा। इस चक्कर में मैंने पिछले इतने समय से जब भी मैं नाई के पास में गया हूं, मैंने अपनी जो हेयर कट के रूप में नाई के पास में जाता हूं, मैं दाढ़ी जरूर सेट करवाई है, पर बालों पे एक कैंची भी नहीं लगवाई है मैंने। ये जिस रूप में बढ़े वैसे ही बढ़े, उसके अलावा मैंने इस पे कुछ भी ऐसा नहीं किया कि जिससे इनका अपमान हो, क्योंकि मुझे ये देने थे, मेरी इच्छा थी। पर आज के जो मैंने आंकड़े देखे, पर ठीक है, ये दिन हमारे लिए बहुत बड़ा है, सबकी इच्छाएं पूरी नहीं होती है, कुछ सबक होते हैं इसमें। और पर अब मुझे ये लगता है कि ये छोटी हार नरेंद्र मोदी जी के लिए आने वाले समय में बहुत बड़ी जीत में कन्वर्ट होगी, क्योंकि मोदी जी को यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि किन पे विश्वास करना है, किन पे विश्वास नहीं करना। ये बात भी सोचने लायक है, किन लोगों पे विश्वास करना है, किन पे नहीं करना। यहाँ पर जनता भी आती है, उसमें उम्मीदवार भी आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं धोखा इनके खुद के ही लोगों ने इन्हें दिया है कि इन्हें हरा दो, इन्हें हरा दो, इस उम्मीदवार को हरा दो, मेरे समर्थक को टिकट नहीं मिली तो इस उम्मीदवार को हरा दो। कहीं ना कहीं धोखा इन्हीं के ही लोगों ने दिया है। तो अब उनको आइडेंटिफाई करना होगा, ढूंढने होंगे, समीक्षा करनी होगी कि बंगाल वापस क्यों हार गए हम, वहां फाइट हिंदू कर रहे थे, फिर क्यों हार गए हम। देखना होगा यूपी में ऐसा क्या हुआ जो इतना बड़ा लॉस हुआ है। खुशी की बात यह है कि साउथ में हम इंटर कर गए हैं, दक्षिण में हम इंटर कर गए हैं। केरल में हमारा एक भी सीट नहीं हुआ करती थी 1952 के बाद में,
आज बीजेपी वहां है। बाकी भी अच्छी जगह अच्छा प्रदर्शन किया है। राजस्थान की राजनीति मुझे कभी समझ नहीं आई, तो राजस्थान अब मुझे लगता है शीर्ष नेतृत्व केंद्र कुछ राजस्थान को लेकर अलग कुछ सोचेगा, तो ये राजस्थान और हरियाणा का बहुत गलत हुआ है। पश्चिम बंगाल में सोचने की बात है, यूपी ने बहुत बड़ा झटका दिया है। तो योगी जी पे आज कुछ नहीं बोलेंगे, यूपी के लिए अलग वीडियो बनाएंगे, हर एक सीट का विश्लेषण करेंगे। तो आज का मुद्दा यहीं समाप्त करते हैं। खुश रहिए, बिल्कुल एंजॉय कीजिए, ये जीत ऐतिहासिक है। कोई कुछ भी बोले, बीजेपी जीती है बहुमत से। एनडीए सरकार मोदी जी बना रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो ये खुश होने का समय है। बाकी जो राम जी करें। जय श्री राम।